हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम 33 AB सेक्शन PCPP की। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सेक्शन जो है वो कहती है कि टी, कॉफ़ी एंड रबर वाले जो बिजनेसेस होते हैं उनकी एक्सपेंडिचर के ऊपर डिडक्शन है वो कितना मिलेगा एंड उसके लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने कुछ मिस यूटिलाइजेशन कर दिया तो क्या ट्रीटमेंट होगा, एंड जो इनकी जो इनकम होगी उसके अंदर बिजनेस की इनकम कौन सी होगी, उसमें एग्रीकल्चर का पोर्शन क्या होगा। तो ये जो कंप्लीट 33 AB सेक्शन है उसमें यही डिस्क्राइब है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें जो है एलिजिबल एसएससी वो कौन कौन है। तो एलिजिबल एसएससी के अंदर देखो कि ऑल एसएससी जो इंगेज्ड है बिजनेस ऑफ ग्रोविंग में एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टी, कॉफ़ी एंड रबर इन इंडिया। टी, कॉफ़ी, रबर वाले जो है कंपनीज जिसको मैन्युफैक्चर कर रही है, ग्रो कर रही है, वो बिजनेसेस होती हैं, वो इसी में एलिजिबल होंगे, उनको डिडक्शन ये मिलेगा। फिर अब डिडक्शन के लिए ऐसे तो डिडक्शन मिलेगा नहीं, एक्सपेंडिचर तो करेंगे नहीं करेंगे इसका भी नहीं पता। तो क्या होता है कि इसमें एक अमाउंट होती है वो डिपॉजिट करनी पड़ती है नाबार्ड के अंदर, नाबार्ड में डिपॉजिट करनी पड़ती है अमाउंट। ठीक है, और अब डिडक्शन जो है वो कितनी अमाउंट का मिलेगा ये देखो। तो इसमें जो डिडक्शन की जो अमाउंट होगी वो होती है एक तो एक्चुअल अमाउंट जो डिपॉजिट की थी नाबार्ड के अंदर वो, या फिर इस बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है ना उसका 40%, जो एज पर आई निकालेंगे प्रॉफिट उसका 40%, विच एवर इज़ लोअर। तो क्या डिडक्शन मिलेगा, अमाउंट जो डिपॉजिट करी नाबार्ड में जैसे 1 लाख की, और हमारा जो प्रॉफिट आया वो 5 लाख आया, उसका 40% निकालो, जो भी लोअर होगा वो डिडक्शन की अमाउंट मिल जाएगी, डिडक्शन की अमाउंट वही होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि डिपॉजिट तो कर दिया नाबार्ड के अंदर, तो अब इसको यूज़ भी तो करना पड़ेगा ना, और वो यूज़ करना पड़ेगा वो टी, कॉफ़ी एंड रबर बोर्ड ने जो स्पेसिफाई किए ना खर्चे, उसी में उसी पर्पज़ से उनको खर्च करना पड़ेगा डिपॉजिटेड अमाउंट को। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन वो विड्रॉ कर लेते हैं और उस विड्रॉ की भी अमाउंट को वो गलत जगह यूज़ करते हैं, उन खर्चों में यूज़ नहीं करते हैं जो टी, कॉफ़ी, रबर बोर्ड ने स्पेसिफाई किए, तब क्या होगा। और अगर उन्होंने मिस यूटिलाइजेशन कर लिया, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी जो है ऑफिस के अंदर उसको खरीदने में उन्होंने खर्च कर दिया, या फिर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में उन्होंने खर्च कर दिया, या फिर ऑफिशियल जो अप्लाइंसेस होते हैं ना उनको परचेज करने में उनको खर्च कर दिया, लेकिन ऑफिस अप्लाइंसेस के अंदर अदर देन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर अगर खरीदे हैं तो रिडक्शन है वो मिल जाएगा। या फिर क्या होता है कि प्लांट एंड मशीनरी को मतलब खरीदने में उन्होंने उसको यूज़ कर लिया, लेकिन उन प्लांट एंड मशीनरी पे ऑलरेडी 100% डिडक्शन किसी और पीसीपीपी के सेक्शन में अगर पहले से अवेलेबल है फिर भी वो उसमें शो कर रहे हैं, तो ये मिस यूटिलाइजेशन हो जाता है, और इसको क्या करते हैं उनको एड बैक करेंगे, उनकी बिजनेस की इनकम है, टी, कॉफ़ी, रबर वाले बिजनेस की इनकम में एड बैक करेंगे और उसको टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था नॉन यूटिलाइजेशन क्या होता है, विड्रॉ कर लिया अमाउंट नाबार्ड से यूटिलाइज़ करने के लिए, लेकिन यूटिलाइज़ करते नहीं है वो, तो उसको भी टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, होता है इसमें जैसे कि उन्होंने असेट्स है परचेज करी उन्होंने, और जो नाबार्ड वाली है नाबार्ड में जो डिपॉजिट है उससे उन्होंने विड्रॉ किया और असेट्स परचेज कर ली। अब क्या करते हैं, एक्वायर की असेट्स उसी के 8 साल के अंदर अंदर ही, मतलब 8 साल के अंदर ही अगर वो क्या करते हैं सेल कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं उस असेट्स को, तो वो क्या होता है वापस जो कॉस्ट ऑफ असेट्स होगी ना जितने में खर्च किया था उसको पीसीपीपी की इनकम वापस कंसिडर कर लिया जाएगा। मतलब कि इसमें जो सेल और ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए एक्वायर करने के बाद में, कम से कम 8 साल के अंदर तो नहीं करना चाहिए। और अगर क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ असेट्स से भी ज़्यादा पे उन्होंने सेल कर दिया हो, तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा ना वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और वहाँ पर टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है, अब एक इनकम तो आ गई बिजनेस की। ठीक है, अब उसमें से टैक्सेबल बिजनेस इनकम क्या है और एग्रीकल्चर का उसमें पोर्शन क्या है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ रेशियो है वो पहले से दिए हुए, उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। तो अब ये देखो कि इनकम टोटल आई है फ्रॉम ग्रोविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया में, जो इनकम आई है टी से आई है, रबर से, कॉफ़ी से आई है। तो इसमें टैक्सेबल बिजनेस इनकम का रेशियो जो है और एग्रीकल्चर का रेशियो ये है कि 40-60 का टी के केस में है, मतलब 40 है टैक्सेबल बिजनेस इनकम होगी, 60 होगी एग्रीकल्चर का पोर्शन होगा। और रबर के केस में 35-65 का रेशियो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, और कॉफ़ी के केस में 25-75, और अगर वो ग्रोन, कर्ड, ग्राउंडेड, रोस्टेड अगर है कॉफ़ी तो वहाँ पे 40-60 का रेशियो है। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। टी, रबर, कॉफ़ी 40
60, 35 65, 25 75 एंड 40 एंड 60 का रेशो, ठीक है। अब इसकी एक ना टी कॉफ़ी रबड़ वाली जो बिजनेस है उससे इनकम होती है टोटल, तो उस पर उसका कंपटीशन कैसे किया जाए, तो ये कंपटीशन का ये फॉर्मेट है, इसमें टैक्सेबल किया जाता है बिजनेस की इनकम को। तो अब देखो क्या होता है, नेट प्रॉफिट है एज पर ITX निकाल लो तुम सबसे पहले, और ये होना चाहिए बिफोर 33 AB वाली के, मतलब ये जो इस सेक्शन में जो दिया हुआ है वो नेट प्रॉफिट ऐड मत करो, बाकी वैसे ही नेट प्रॉफिट ऐड कर लो, ठीक है। मतलब डिडक्शन वाला इनकम तो ऐड करनी है, डिडक्शन वाला तुम्हें वो लेस नहीं करना है, उससे पहले की जो नेट प्रॉफिट आता है एज पर ITX वो ले लो। अब डिडक्शन तो देना पड़ेगा क्योंकि टी कॉफ़ी रबड़ वाला बिजनेस करे, तो डिडक्शन की अमाउंट हमने पहले निकाला था, वो कितनी होनी चाहिए, होनी चाहिए 40% ऑफ प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट आया है उसका 40% निकालो, और अमाउंट जो डिपॉजिट करी है नाबार्ड में वो निकालो, विच एवर इज लोअर जो आएगा वो रिडक्शन दे दो इस बिजनेस के लिए, ठीक है। अब अगर कोई मिस यूटिलाइजेशन कर दिया हो उन्होंने अमाउंट का, या अमाउंट विड्रॉ कर ली उसको यूटिलाइज नहीं किया है, वो अगर अमाउंट है, या कोई असेट्स है वो परचेज़ करी उसको 8 साल के अंदर अंदर उन्होंने सेल कर दिया हो वापस, तो उनके कॉस्ट ऑफ असेट्स लेके उनको वापस एड बैक करेंगे, और इस इनकम को है टैक्सेबल किया जाएगा, यहाँ पे ऐड बैक कर दो। देन अब एग्रीकल्चर का पोर्शन हमने निकाला था ना 40-60 का टी के केस में, ऐसे करके जो हमने एग्रीकल्चर का पोर्शन था जैसे 60% टी के केस में है, तो वो है उसको हम यहाँ पे एग्जाम करेंगे एग्रीकल्चर पोर्शन को, और ये यहाँ पे लेस हो जाएगी, और अब जो बचेगा वो आ जाएगा टैक्सेबल PCPP का इनकम। और उसके बाद में अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस का लॉसेस है, इसी का कोई लॉस है तो उसको लेस कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, और बाकी जो बचेगा वो टैक्सेबल PCPP की इनकम, उस पर टैक्स लगा देंगे, ठीक है।